प्यारे बच्चों, आज का वीडियो में है कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 3 और आज शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3। अध्याय का नाम है संसदीय शासन व्यवस्था। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप सरकार, राज्य सरकार, लोकतंत्र आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। यह अध्याय उसी क्रम में अगली कड़ी है। इस अध्याय में हम संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताओं से अवगत तथा इसे भारत में क्यों अपनाया गया यह भी जानेंगे। इसी अध्याय में हम लोग लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम संसदीय शासन व्यवस्था का विकास, कैसे हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था का विकास हुआ, इसके बारे में जानेंगे। भारत की राजनीतिक व्यवस्था को या सरकार जिस प्रकार बनती और चलती है उसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। बच्चों, अपने इतिहास में पढ़ा है कि इतिहास को 3 काल में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था भी इन कालों में किस तरह विकास किया, ये आपको हम बताएंगे। बच्चों, प्राचीन काल से ही ग्राम पंचायत हमारे जनजीवन का अभिन्न अंग रही है। मतलब ये ग्राम पंचायत प्राचीन काल से ही काम करते रहे हैं। पुराने समय से ही गांव की पंचायत चुनाव से गठित की जाती थी। प्राचीन काल से ही चुनाव होता था और चुन के प्रतिनिधि इसमें आते थे। उसे न्याय और व्यवस्था दोनों ही क्षेत्रों में खूब अधिकार मिले हुए थे। न्याय करने का अधिकार भी था और व्यवस्था करने का भी अधिकार था। बच्चों, कोई विवाद होता है तो वहाँ न्याय करना पड़ता है और मूलभूत आवश्यकता जो लोगों की होती है, जैसे पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था भी ग्राम पंचायतें करती थी। पंचायतों के सदस्यों का राज दरबार पर में बड़ा आदर होता था। यही पंचायत भूमि का बंटवारा करती थी, कर यानी कि टैक्स वसूल भी करती थी और इन्हें राज दरबार के द्वारा टैक्स का एक हिस्सा दिया जाता था। बच्चों, कहीं कहीं कई ग्राम पंचायतों के ऊपर एक बड़ी पंचायत भी होती थी। यह उन पर निगरानी और नियंत्रण रखती थी। कुछ पुराने शिलालेख यह भी बताते हैं बच्चों कि ग्राम पंचायतों के सदस्य किस प्रकार चुने जाते थे। अच्छा आचरण न करने पर अथवा राजकीय धन का ठीक ठाक हिसाब न रख पाने पर कोई भी सदस्य पद से हटाया जा सकता था। यह था बच्चों प्राचीन काल में पंचायत की बात। अब मध्य युग में आकर संसद, सभा और समिति जैसी संस्थाएं गायब हो गई। ऊपर के स्तर पर लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का विकास रुक गया। सैकड़ों वर्षों तक हम आपसी लड़ाइयों में उलझे रहे। विदेशियों के आक्रमण पर आक्रमण होते रहे, सेनाएं हारती जीतते रही, शासक बदलते रहे। हम विदेशी शासन की गुलामी में भी जकड़े रहे, लेकिन तब भी सिंध से असम तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पंचायत संस्थाएं बराबर चलती रही। ये प्रादेशिक जनपद परिषद, नगर परिषद, पौर सभा, ग्राम संघ जैसे अलग अलग नामों से पुकारी जाती रही। सच में बच्चों, ये पंचायतें ही गांव की संसद थी। अब आधुनिक काल में सन 1883 के चार्टर्ड अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद की बात सामने आई। 1860 और 1870 के दशकों से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी बच्चों। 1870 के अंत में और 1880 के दशक के शुरू में भारतीय लोग राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक होने लगे थे। कालांतर में, मतलब जैसे जैसे समय बदलते गया, भारतीयों में राजनीतिक चेतना का काफ़ी विकास हो चुका था।
1885 में इस राजनीतिक चेतना ने करवट ली। भारतीय लोग राष्ट्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने के लिए एक संगठन की जरूरत महसूस की। इसी कड़ी में बच्चों A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की। इसको याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अब 1919 में भारत सुधार अधिनियम और उसके अधीन कई नियम बनाए गए, जिनके कारण केंद्र में भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय मतलब 2 सदन वाला विधानमंडल बनाया गया, जिसमें एक थी राज्य परिषद और दूसरा था विधान परिषद। प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्यों को चुनाव होता था, यानी कि वोट से चुने जाते थे। इसके बाद बच्चों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत की संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज्य का संविधान लागू हो गया। ये आप पूर्व की कक्षाओं में जान चुके हैं। इसके कारण आधुनिक संस्थागत ढांचों सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली स्थापित हो गई। संविधान सभा भारत की अस्थायी संसद बन गई। 1952 के पहले तक, जब आम चुनाव के बाद नए संविधान के उपबंधों के अनुसार संसद का गठन होने तक इसी प्रकार कार्य करते रहे। संसदीय शासन व्यवस्था को समझने के लिए ये इसके विकास की कहानी थी। बच्चों भारत की राजनीतिक व्यवस्था को संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। बच्चों लग रहा है ना कठिन शब्द, कार्यपालिका विधायिका, समझ में नहीं आ रहा होगा। बच्चों संसदीय शासन व्यवस्था को समझने के लिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जैसे शब्दों को समझना जरूरी है। तो पहले इन शब्दों को समझिए। बच्चों केंद्र और राज्य सरकारें संविधान के 3 अंग के अंतर्गत काम करती है। ये 3 अंग कौन कौन है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो बच्चों यहाँ पर हम कार्यपालिका और विधायिका के बारे में समझेंगे। अगला अध्याय यानी कि अध्याय 4 न्यायपालिका के बारे में है। वहाँ जाकर हम लोग न्यायपालिका को अच्छी तरह से समझेंगे। तो बच्चों कार्यपालिका और विधायिका, देखिए यहाँ पर सिर्फ मैं बताऊंगा कि कार्यपालिका किसे कहेंगे, विधायिका किसे कहेंगे, और इसमें आने वाले पद के बारे में आगे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो बच्चों कार्यपालिका में देखिए कौन कौन होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद, जिसमें केंद्रीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। एक महान्यायवादी भी होते हैं और अधिकारी वर्ग होते हैं। ये सारे मिलकर कार्यपालिका कहलाते हैं। बच्चों विधायिका में संसद है और संसद के भी 3 भाग हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन सा? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। समझिए बच्चों कि सबसे पहले विधायिका जो है ये कानून बनाती है। लोकसभा, राज्यसभा कानून को बनाते हैं और राष्ट्रपति उसे पास करते हैं। तो विधायिका का मतलब होती है, विधायिका शब्द में ही लगा हुआ है विधेयक। विधेयक मतलब कानून। तो विधायिका कानून बनाती है और इस कानून को लागू करता है कार्यपालिका। स्पष्ट हुआ बच्चों? विधायिका का काम है कानून बनाना और इस कानून को लागू करवाना कार्यपालिका का काम है। और इस कानून में कोई व्यवधान आए, कोई विवाद आ जाए या कोई इस कानून का उल्लंघन करे तो उसका देखभाल न्यायपालिका करती है। तो स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि विधायिका कानून बनाती है जिसमें राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है और लोकसभा है, और
विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका लागू करवाती है। बच्चों, कार्यपालिका में राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी हैं, लेकिन संसद में भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं। जब वो विधायिका में काम करते हैं तो वो विधायिका के अंग कहलाते हैं, और यही जब अपने कार्यालय में बैठकर कानून को लागू करवाने का काम करते हैं तो ये कार्यपालिका के सदस्य कहलाते हैं। बच्चों, आप लोगों ने जाना कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका यानी कि संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़े हुए होते हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका में जब रहते हैं तो विधेयक बनाने का काम करते हैं, और वही जब आप कार्यपालिका में चले जाते हैं, अपने कार्यालय में चले जाते हैं, तो उसको लागू करवाने का काम करते हैं। तो इसके विपरीत बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। इसमें कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त नहीं करती। आने वाली क्लास में बच्चों हम लोग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, आप इस पाठ को, इसके विकास को ध्यान से पढ़िए और एक एक शब्द और बात को समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों, पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।